देखिए अपन इसमें लेंस मेकर फॉर्मूले का जो है डेरिवेशन अपन कर रहे थे, उस फॉर्मूले को अपन जान रहे थे, जिसमें अपन ने उसके दोनों पृष्ठों के लिए गोलीय अपवर्तक पृष्ठ समीकरण प्राप्त कर ली थी, जिसमें से इक्वेशन नंबर 1 ये थी आपके पास म्यू एल अपॉन में वी डैश माइनस म्यू एम, म्यू एल अपॉन में वी डैश माइनस म्यू एम अपॉन में यू इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन में आर वन। ये आपके पास आई थी इक्वेशन नंबर 1। ये फर्स्ट समीकरण अपने पास आ गई थी। और सेकंड जो इक्वेशन अपने पास आई थी वो ये आई थी म्यू एम अपॉन में वी, म्यू एम अपॉन में वी माइनस म्यू एल अपॉन में वी डैश इज इक्वल टू म्यू एम माइनस म्यू एल अपॉन में आर। ये आई थी आपके पास इक्वेशन नंबर 2। ये दो समीकरण आपके पास आ गई थी। देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन थी म्यू एल अपॉन में वी डैश माइनस म्यू एम अपॉन में यू इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन में आर वन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई थी। ये थी आपके पास इक्वेशन नंबर 2 म्यू एम अपॉन में वी माइनस म्यू एल अपॉन में वी डैश इज इक्वल टू म्यू एम माइनस म्यू एल अपॉन में आर टू। अब आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को केवल ऐड कर देना है, इनको आपको जोड़ना है। अगर अपन समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे तो अपने पास लेंस मेकर सूत्र यानी कि लेंस निर्माता सूत्र जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा जो नेक्स्ट स्टेप आएगी अपने पास वो है समीकरण 1 वे समीकरण 2 को जोड़ने पर, अगर अपन समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं तो देखिए आपकी इक्वेशन किस फॉर्मेट में और क्या आती है वो आपको इसके अंदर देखना है। तो देखिएगा म्यू एल अपॉन में वी डैश माइनस म्यू एम अपॉन में यू प्लस, यहां से लिखते हैं म्यू एल अपॉन में वी डैश, इस स्टेप को थोड़ा सा यहां ले लें ताकि स्पेस अपने पास आ जाए। म्यू एल अपॉन में वी डैश माइनस म्यू एम अपॉन में यू, फिर अपन इसमें प्लस कर रहे हैं इस इक्वेशन को, तो ये हो जाएगी म्यू एम अपॉन में वी माइनस म्यू एल अपॉन में वी डैश इज इक्वल टू, अब इसको ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन में आर वन प्लस म्यू एम माइनस म्यू एल अपॉन में आर टू। ये हो गई है इक्वेशन नंबर 2। सॉरी इक्वेशन नंबर 2 क्या, आर टू। अब देखिएगा यहाँ पर जो कैंसिल आउट हो रहे हैं पहले आप उन्हें कैंसिल कीजिए। यहाँ आप देखेंगे म्यू एल अपॉन में वी डैश, म्यू एल अपॉन में वी डैश ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये कैंसिल आउट हो गए। यानी कि अब आपके पास रह गया है म्यू एम अपॉन में वी माइनस म्यू एम अपॉन में यू। एक इक्वेशन आपके पास ये रह गई। इधर देखिएगा इन दोनों में यहाँ आ रहा है म्यू एल माइनस म्यू एम और यहाँ है म्यू एम माइनस म्यू एल, यानी कि इसमें से अगर नेगेटिव साइन कॉमन ले ले तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, ये म्यू एल माइनस म्यू एम बन जाएगा। यानी इस इक्वेशन को यूं ले लीजिए आप म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन में आर वन, नेगेटिव साइन को कॉमन ले लीजिएगा तो इक्वेशन हो जाएगी म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन में आर टू। ये इक्वेशन आ गई। अब देखिएगा यहां अगर आप इस स्टेप में देखते हैं तो आपके पास कॉमन आ रहा है म्यू एम, यानी इक्वेशन हो गई है 1 अपॉन में वी माइनस 1 अपॉन में यू। इधर देखिएगा यहां आपके पास कॉमन क्या आ रहा है म्यू एल माइनस म्यू एम, ये आपके पास कॉमन आ रहा है, यानी कि 1 अपॉन में आर वन माइनस 1 अपॉन में आर टू। यहां तक की इक्वेशन आपके पास आ गई है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आपने क्या किया, यहां इसमें जोड़ लिया। दोनों इक्वेशन को जोड़ने के बाद जो अपने पास स्टेप आई है वो स्टेप अपने पास ये आ गई है। अब देखिएगा यहां पर इसी इक्वेशन को आप ऐसे ले सकते हैं,
यहाँ अगर म्यू एम आपके पास कॉमन है तो देखिए यही स्टेप आपकी यो बन जाएगी 1/v-1/u इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एम अपॉन में म्यू एम। ये लीजिए म्यू एम को इधर अपॉन में लिया है 1/r1 माइनस 1/r2। यहां तक कि ये इक्वेशन आपके पास आ गई। अब ये इक्वेशन अगर ऐसे आ गई है तो देखिए इसी इक्वेशन को अपन आगे थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर सकते हैं। यहां में इसको स्टेप को इसके बाद की स्टेप्स को यहां ले रहे हैं। आप देखिए यहां अब आपके पास इक्वेशन ये बन जाएगी 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, यहां ये इक्वेशन हो गई है म्यू एल अपॉन में म्यू एल माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये इक्वेशन आपके पास बन गई है। अब यहां देखिएगा गौर करने वाली बात क्या है कि इस स्टेप को आप कैसा ले सकते हैं। देखिए यहां अगर यूं कह सकते हैं आप कि यहां ये जो है म्यू एल अपॉन में म्यू एल, इसे आप कह सकते हैं म्यू एल एन। यहाँ पर एल अब ये बन गया है लेंस के पदार्थ का माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। लेंस के पदार्थ का माध्यम के सापेक्ष क्या है, ये अपवर्तनांक है। तो यहां आप इसे लिख सकते हैं लेंस के पदार्थ का, या लेंस का कह दीजिए, लेंस के पदार्थ का माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम, लेंस के पदार्थ का माध्यम के सापेक्ष क्या है, अपवर्तनांक है। इसलिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू एल एन माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये आपकी आ गई है इक्वेशन नंबर 3। ये लीजिए ये आपके पास आ गई है इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 अपने पास ये आ गई है। अब एक कॉन्सेप्ट आप इजीली जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तो इमेज कहां फॉर्म होती है, इमेज फॉर्म होती है फोकस पर। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो इमेज कहां बनती है, इंफिनिटी पे बनती है। यानी कि आप यूं कह सकते हैं, देखो यदि u इज इक्वल टू अनंत हो, u इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो v इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा, f होगा, फोकस दूरी होगी। ये आपको इसे ध्यान रखना है। तो देखिएगा इसलिए 1/में v की वैल्यू क्या रखेंगे आप, f आ जाएगी, माइनस u का मीन्स 1/इंफिनिटी आ गया, इज इक्वल टू म्यू एल एन माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यहां तक की इक्वेशन आपके पास आ गई है। तो देखिए इस इक्वेशन में आपने क्या देखा कि आपके पास ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये आ गई थी, इक्वेशन नंबर सेकंड ये आ गई थी। दोनों इक्वेशन को आपने जोड़ा है। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, इनको हल करने पर अपने पास ये स्टेप्स आ गई है। अब एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, फिर इससे आगे की स्टेप्स को और अपन सोल्व करते हैं। देखिए यहां आपके पास इक्वेशन नंबर 3 तक ये आ गई है। अब यहां जो इक्वेशन आ गई है उसमें देखिएगा, चूंकि 1 में इंफिनिटी इज इक्वल टू क्या है, 0 होता है, तो देयरफॉर इसलिए 1 में f इज इक्वल टू म्यू एल एन माइनस 1 में r1 माइनस 1 में r2। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है फाइनल। और ये जो इक्वेशन नंबर 4 आ गई है, इस इक्वेशन नंबर 4 को ही कहा जाता है लेंस मेकर फॉर्मूला, या इसे एक अपन कहते हैं लेंस निर्माता सूत्र कहते हैं। यानी लेंस मेकर फॉर्मूले की डेरिवेशन अपन यहाँ जो है कंप्लीट कर ली है। इसमें आपने देख लिया है कि 1/अनंत क्या है, 0 है।
ये यहाँ पर आपके पास क्या है, शून्य आ रहा है। अब देखिएगा ये तो एक फॉर्मूला अपने पास ये आ गया इक्वेशन नंबर। नेक्स्ट अगर अपन इसी के अंदर आगे और देखें थोड़ा सा कि यदि अगर माध्यम वायु हो, यदि लेंस के बाहर का माध्यम वायु हो, तो अगर ऐसी स्थिति है तब देखिएगा ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या कह सकते हैं, म्यू एल एन इज इक्वल टू, इसे आप लिख सकते हैं ओनली म्यू, यानी कि लेंस का फिर वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक हो गया, और इसे ही अपन कहते हैं केवल अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कह सकते हैं। यदि लेंस के बाहर का माध्यम क्या हो, वायु हो तो म्यू एल एम इज इक्वल टू म्यू, इसलिए 1 में एफ इज इक्वल टू, ये बन गई इक्वेशन म्यू माइनस 1 में R1 माइनस 1 में R2, इक्वेशन नंबर आ गई है 5। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 है, इन दोनों ही इक्वेशन को अपन कहते हैं लेंस मेकर सूत्र या लेंस मेकर फॉर्मूला कहते हैं। तो आप इजीली कह सकते हैं कि देखिएगा समीकरण 4 वे समीकरण 5 लेंस मेकर सूत्र है, जो कि लेंस की फोकस दूरी, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक वे लेंस की वक्रता त्रिज्याओं में संबंध को दर्शाता है। तो समीकरण 4 में समीकरण 5 लेंस मेकर सूत्र है, जो कि लेंस की फोकस दूरी, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक वे लेंस की वक्र त्रिज्याओं में संबंध को दर्शाते हैं। ये अपने पास लेंस मेकर सूत्र आ गया। अब एक चीज गौर कीजिएगा, ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या है, 4 है, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है। अगर इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 की अगर अपन तुलना करें तो आप पाएंगे कि दोनों ही इक्वेशन की यानी दोनों ही समीकरणों का दायां पक्ष इक्वल है। तो इसका मतलब जो बायां पक्ष होगा वो भी क्या होगा, इनका समान होगा। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, फिर इसके आगे की स्टेप्स को अपन और नोट करते हैं। देखिएगा यहाँ इसके बाद की स्टेप्स को अपन यहाँ कर रहे हैं। अब आपके पास समीकरण क्या आएगी वो देखो, यहां तक आपके पास आ चुका। अब अपन यहां से लिख रहे हैं समीकरण 4 वे समीकरण 3 की तुलना करने पर, अगर समीकरण 4 और समीकरण 3 की अगर आप तुलना करते हैं तो आप देखो क्या पाएंगे, 1 में v माइनस 1 में u तो है ये जो स्टेप है इसकी जगह क्या आ रहा है, 1 में f आ रहा है। यानी कि यो कह सकते हैं आप 1 में f इज इक्वल टू ये है और इसकी वैल्यू ये है, यानी कि 1 में v माइनस 1 में u। ये हो गई है इक्वेशन नंबर आपके पास 6। ये जो इक्वेशन नंबर 6 आई है इसे ही कहा जाता है लेंस सूत्र, जो कि लेंस की फोकस दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस से बिंब की दूरी के मध्य क्या है, संबंध को व्यक्त करता है। एक बार आप इसे यहां तक नोट कीजिएगा। अब देखिएगा ये जो इक्वेशन आई है आपके पास,
समीकरण 6 लेंस सूत्र है जो कि लेंस की फोकस दूरी f लेंस से प्रतिबिंब दूरी v, जो कि लेंस की फोकस दूरी f लेंस से प्रतिबिंब दूरी v, वे लेंस से बिंब दूरी u में संबंध को व्यक्त करती है। तो देखो समीकरण 6 लेंस सूत्र है जो कि लेंस की फोकस दूरी f लेंस से प्रतिबिंब दूरी v, फिर लेंस से बिंब दूरी u में संबंध को क्या करती है, व्यक्त करती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि लेंस मेकर सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, तब तो आपको केवल लेंस मेकर फॉर्मूला यानी समीकरण 5 तक ही आपको करना है। लेकिन अगर लेंस सूत्र व्युत्पन्न कराया जाए तो आपको यहां तक करना है। और अगर स्पष्ट कहा जाए कि लेंस मेकर सूत्र व्युत्पन्न करते हुए लेंस सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए, तो आपको ये स्टेप यहां तक अपने क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। तो यहां अपने पास आपने देखेंगे कि लेंस सूत्र अपने पास आ गया है, लेंस मेकर फॉर्मूला भी अपने पास आ गया है। अब अपन इसके बाद पढ़ेंगे कि लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता क्या है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। यहां अपने पास लेंस सूत्र की डेरिवेशन कंप्लीट हो जाती है और लेंस मेकर जो फॉर्मूला है यानी लेंस निर्माता सूत्र है उसकी भी डेरिवेशन अपने पास कंप्लीट हो गई है। अब अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता। कि लेंस की जो फोकस दूरी है वो किस किस फैक्टर पर या कह सकते हैं किस किस कारक पर निर्भर करती है, वो आपको देखना है। तो देखिएगा आपके पास जो फॉर्मूला है, अगर अपन इसके अंदर फॉर्मूले की अगर बात करें तो आपके पास जो लेंस मेकर फॉर्मूला आया है वो फॉर्मूला ये है। देखो उससे निर्भरताएं अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। लेंस मेकर सूत्र 1 में f इज इक्वल टू म्यू एल एम माइनस 1 में r1 माइनस 1 में r2, ये अपने पास फॉर्मूला है। ये अपने पास लेंस मेकर सूत्र 1 में f इज इक्वल टू म्यू एल एम माइनस 1 से। अगर आप इस फॉर्मूले से देखते हैं तो आप क्या पाते हैं वो चीज देखिएगा। लेंस मेकर सूत्र ये है से स्पष्ट है कि क्या चीजें स्पष्ट हैं वो देखो कि लेंस की फोकस दूरी लेंस की फोकस दूरी लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक लेंस के बाहर के माध्यम के अपवर्तनांक वे लेंस की वक्रता त्रिज्याओं स्पष्ट है कि लेंस मेकर सूत्र 1 में f इज इक्वल टू म्यू एल एम माइनस 1 में r1 माइनस 1 में r2 से स्पष्ट है कि लेंस की फोकस दूरी लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक लेंस के बाहर के माध्यम के अपवर्तनांक वे लेंस की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर करती है।
ये अपन निर्भरता देख लिया। अब देखो ये निर्भरता कैसे कैसे हैं, ये अपन अब इसको एक एक पॉइंट को अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें नंबर फर्स्ट पे अगर अपन बात करें तो अपन देखेंगे कि लेंस के यूं कह सकते हैं अपवर्तनांक पर। तो देखिए लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता, इसमें नंबर 1 ले रहे हैं अपवर्तनांक पर। नंबर 1 है कि अपवर्तनांक पर किस तरह से लेंस की फोकस दूरी जो है वो निर्भर करती है। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है अपने पास, ये जो फॉर्मूला अपने पास आया है, तो देखिएगा फॉर्मूला ये है 1 अपॉन में एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। अगर एक ही लेंस के लिए अगर आप बात करते हैं तो देखिएगा आप क्या पाते हैं कि जो फोकस दूरी एफ है वो अपवर्तनांक के यानी म्यू माइनस 1 के क्या आ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। किसके, अपवर्तनांक, यानी कि f इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में म्यू माइनस 1, क्योंकि एक लेंस के लिए तो उसकी फोकस त्रिज्या क्या है, सेम, यही तो आ रहा है। एक लेंस के लिए तो उसकी फोकस त्रिज्या क्या आ रही है, सेम आ रही है अपने पास। यहाँ अपने पास ये चीज क्लियर हो गई। तो अब देखो भाई लेंस के अपवर्तनांक पर निर्भरता अपन देख रहे थे। अब जरा अपन यहाँ पर आपने देख लिया कि 1 अपॉन में f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में R2। यहाँ तक की चीजें अपने पास क्लियर है। अब अपन बात करें इसमें कि ये जो फॉर्मूला अपने पास आया है 1 f इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में म्यू माइनस 1, यहाँ तक की निर्भरता अपने पास आ गई। अब इसको भी दो भागों के अंदर अपन बांट सकते हैं। नंबर ए ले सकते हैं अपन प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर किस तरह से डिपेंड करेगा। दूसरा अपन ले सकते हैं इसमें कि क्योंकि अपवर्तनांक तरंगदैर्ध्य पर किस तरह से डिपेंड करता है। दूसरा अपन इसमें ले सकते हैं कि लेंस को अगर किसी द्रव में डुबो दें तो फोकस दूरी किस प्रकार से उसकी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ये चीजें अपन देखेंगे। तो देखो अपवर्तनांक पर निर्भरता अपन ने देख लिया। अब इसमें नंबर ए पॉइंट ले लेते हैं, जो प्रकाश आ रहा है उसकी तरंगदैर्ध्य पर। देखो प्रकाश की तरंगदैर्ध्य पर, अब देखो यहां गौर कीजिएगा, तरंगदैर्ध्य पर निर्भरता देखें आप तो देखो f इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में म्यू माइनस 1 है। एंड कोची के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो देखो म्यू इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन में लैम्डा स्क्वायर। इसे कहा जाता है कोची का सूत्र। यहाँ a और b नियतांक है। यहाँ स्पष्ट है कि जिस रंग के लिए लैम्डा अधिक होगी, तरंगदैर्ध्य अधिक होगी, उसके लिए जो म्यू है वो कम होगा, और जिसका म्यू कम होगा उसकी फोकल लेंथ अधिक होगी। एंड इसके ऑपोजिट देखें, जिस रंग की लैम्डा कम होगी उसके लिए म्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसका म्यू ज्यादा होगा उसके लिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्पष्ट है कि जिस रंग की तरंगदैर्ध्य अधिक होगी उसके लिए फोकल लेंथ भी ज्यादा होगी, और जिसके लिए लैम्डा कम होगी उसके लिए फोकल लेंथ भी क्या होगी, कम होगी। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, फिर आगे के पॉइंट्स अपन और डिस्कस करते हैं। तो देखिए इससे आगे के पॉइंट्स को अगर अपन और देखें तो वहां देखिएगा यहां आपके पास इक्वेशन आ गई है, यानी कि स्पष्ट है। देखो चूंकि लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा वी है, यानी लाल रंग की तरंगदैर्ध्य बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य से क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अगर बहुत अधिक ये है तो इसका मीन्स ये हो गया कि जो फोकल लेंथ ऑफ आर होगी इज ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ वी होगी, यानी लाल रंग के लिए तरंगदैर्ध्य भी क्या होगी, ज्यादा होगी, किसकी तुलना में, बैंगनी रंग की तुलना में। अगर इसी को फॉर्मूले के फॉर्मेट में देखें तो देखो आपके पास क्या है, इस तरह से है, चूंकि f इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में म्यू माइनस 1 है, इसलिए अगर आप इसे कलर के रूप में देखें जैसे कि रेड कलर एफ आर अपॉन में एफ ई, वायोलेट कलर के लिए देखें तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा म्यू आर माइनस 1, यानी कि लाल रंग के लिए अपवर्तनांक, और यहां हो जाएगा बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक माइनस 1। ये आप इस तरह से एक फॉर्मूला और बना सकते हैं। तो यहाँ अपवर्तनांक में ए पॉइंट अपने देख लिया है तरंगदैर्ध्य पर प्रकाश की। बी अगर अपने इसी में अपवर्तनांक पर देखें तो वो है अगर लेंस को किसी द्रव में डुबो दें तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा नंबर ए पॉइंट को, फिर अपन बी पॉइंट पर आते हैं।
अब देखिए भाई नंबर बी, लेंस को किसी द्रव में डुबोने पर, अगर अपन लेंस को किसी द्रव में डुबोते हैं तो उसकी फोकल लेंथ पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे उसका अपवर्तनांक चेंज हो रहा है, इस टॉपिक को अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे बनते हैं और बोर्ड के एग्जाम में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल 2019-2020 के एग्जाम के अंदर भी आ चुका है, जिसको कि अपन देखेंगे उस न्यूमेरिकल को। तो देखो लेंस को किसी द्रव में डुबोने पर, अगर लेंस को किसी द्रव में डुबोना है तो फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट आ रहा है वो देखेगा। तो इसके अपन फॉर्मूले की बात करें तो देखो लेंस मेकर फॉर्मूला ये था, तो इसमें आप पहले कह सकते हैं जब लेंस वायु में हो, तो अगर लेंस को अपन ने वायु में रखा हुआ है तो इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी 1/fa इजिकल टू म्यू माइनस 1, इजिकल टू म्यू माइनस 1, यानी कि आप इसे यूं कह दीजिए लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, -1, और लेंस की वक्रता है 1/r1 माइनस 1/r2, और इसके ऑपोजिट क्या कह दीजिए एवं जब लेंस किसी द्रव में डुबोया गया हो तो, देखो ऐसा टॉपिक है जिसमें से नीट में भी इसमें से कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ नीट जैसे एग्जाम में। अब देखो एवं जब लेंस किसी द्रव में डुबोया गया हो तो देखो अब इसकी फोकल लेंथ मान लेते हैं 1/f स्मॉल एल, स्मॉल एल शो कर रहा है यहाँ पर लिक्विड को। अगर ये स्मॉल एल लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो देखिएगा यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास म्यू कैपिटल एल स्मॉल एल, यानी लेंस के पदार्थ का द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक -1, 1/r1 माइनस 1/r2। अब आपको इन दोनों के मध्य क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन निकालने के लिए क्या कीजिए, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। आप तो इक्वेशन नंबर दे सकते हो तो देखिएगा, इसलिए अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर इस इक्वेशन का भाग देता हूं, इसके अंदर इसका भाग दें अपन, यानी कि 1/fa, भाग देने का मीन्स होता है उसे उल्टा गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा FL/1 इजिकल टू, अब देखिएगा म्यू एल ए -1 अपॉन में म्यू एल एल -1, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। यानी कि इस इक्वेशन को आप कह दीजिए FL/FA इजिकल टू म्यू एल ए -1 अपॉन में म्यू एल एल -1। एक इक्वेशन अपने पास ये बन के आ गई है FL/FA इजिकल टू म्यू एल ए -1 अपॉन में म्यू एल एल -1। अब देखो इसी इक्वेशन को आप यूं भी कह सकते हो, वैसे तो यही इक्वेशन आपके बहुत काम की है, म्यू एल अपॉन में FA, यानी कि जब लेंस द्रव में है तब फोकस दूरी और जब लेंस वायु में है तब फोकस दूरी। तो देखो ये तो हो गया है लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तन। इसी इक्वेशन को आप लिख सकते हैं म्यू एल ए अपॉन में म्यू एल ए -1, ऐसा भी आप इसे कह सकते हैं, यानी कि द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, लेंस का इसके वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये इक्वेशन भी आ गई। अब ध्यान रहे इसके जो अपवर्तनांक होगा, लेंस का द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक और लेंस का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक मेजर डिफरेंस आता है। आप एग्जांपल देखो, अगर अपन किसी कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक देखते हैं तो वैल्यू अलग आएगी, और अगर वायु के सापेक्ष देखते हैं तो वैल्यू क्या आती है, अलग आती है। तो ये वैल्यू इसकी तुलना में क्या है, कम है। यानी कि आप यूं कह सकते हैं चूंकि म्यू एल एल अपॉन में
म्यू एल ए, ये जो रेशियो अपने पास आ रहा है इज लेस देन म्यू एल ए। इसका मीन्स लिक्विड के अंदर जो फोकल लेंथ है यानी कि एफ एल अपॉन में एफ ए, ये रेशियो इज ग्रेटर देन क्या है 1 हो गया। तो आप इजीली कह सकते हैं अतः एफ एल इज ग्रेटर देन क्या है एफ है, यानी कि किसी लेंस को किसी द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अतः लेंस को किसी द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी में वृद्धि होती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष आ गया। अगर लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 हो, यानी लेंस कांच का बना हुआ हो और उसे पानी में डुबो दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी लगभग 4 गुनी हो जाती है। अगर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है लेंस की और उसे पानी में डुबो दिया गया है तो उसकी फोकस दूरी हो जाएगी 80 सेंटीमीटर, यानी लगभग 4 गुनी हो जाती है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। फिर इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस करेंगे कि अगर लेंस को ऐसे द्रव में डुबोए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से ज्यादा हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी इक्वल हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से चारों पांचों निर्भरताएं और देखेंगे। तो देखो अपन लेंस की किसी द्रव में डुबोने पर बी पॉइंट अपन पढ़ रहे थे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और ये न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को हल करने में बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये अपन ने क्लियर कर लिया। अब इस बी के भी 3 पार्ट अपन देखेंगे कि अगर लेंस को कैसे द्रव में डुबाया जाए, अब कम अपवर्तनांक में, अधिक अपवर्तनांक में या समान अपवर्तनांक में, तो क्या प्रभाव पड़ता है उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो बी है इसके भी अपन पार्ट बना रहे हैं। तो इसमें भी अगर सबसे पहले अगर हम पार्ट की बात करें तो नंबर बी1, बी1 में ये कह सकते हैं कि वायु, बी1 में अपन ये कह सकते हैं कि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से क्या हो, कम हो, माध्यम का। तो नंबर बी1, यदि, गौर कीजिए, यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक, नंबर बी1, यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो, तो यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो, तो देखिए कम हो तो लेंस की प्रकृति अपरिवर्तित रहती है। तो लेंस की प्रकृति कैसी रहती है, अपरिवर्तित रहती है। अर्थात इसका मीन्स ये है कि उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है और अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, अपरिवर्तित रहती है। अर्थात उत्तल लेंस की भांति, अर्थात उत्तल लेंस की भांति वे अवतल लेंस
अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो तो लेंस की प्रकृति अपरिवर्तित रहती है, अर्थात उत्तल लेंस की भांति वे अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अब देखिएगा इसे, यही कारण है कि वायु में पानी की बूंद उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करती है। देखिएगा कैसे, ये अपने पास जैसे एयर है, अगर इस एयर के अंदर कोई ये पानी की बूंद आ जाती है, देखो ये एयर है, इसको अपन ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिएगा ये पानी की बूंद है, ये यहां पर आपके पास क्या है, एयर है, ये मीडियम, और ये आपके पास है वाटर ड्रॉप, और ये है आपके पास एयर। अब देखिएगा ये बाहर का माध्यम विरल है और पानी का माध्यम इसकी तुलना में इस प्रकाशीय रूप से क्या है, पानी सघन है। अगर प्रकाशीकरण विरल से सघन में आती है, तो अभिलंब की ओर झुकती है, यानी कि प्रकाश की किरण जैसे इस तरह से यूं आ रही है, तो ये क्या होगी, एक बिंदु पर केंद्रित होगी, और यह गुण किसका होता है, उत्तल लेंस का, यानी कन्वर्जेंट प्रॉपर्टी, अर्थात एक बिंदु पर केंद्रित करने का गुण उत्तल लेंस का होता है, और यही गुण इसमें पाया जा रहा है। लेकिन अगर इसकी ऑपोजिट अपन उल्टी बात करें कि अगर मान लिया कि पानी के अंदर कोई वायु का बुलबुला बन जाए, सपोज करो पानी के अंदर वायु का बुलबुला बना हुआ है, तब प्रकाश क्या होगा, सघन से विरल माध्यम में जाएगा, यानी अभिलंब से दूर हटेगा। यानी इस स्थिति में वो जो बुलबुला है होने को तो बिल्कुल गोले के फॉर्म में है, लेकिन अब उसका व्यवहार कैसा होगा, अवतल लेंस की भांति होगा। तो एक बार पहले आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, फिर अपन दूसरे पॉइंट की और बातें करते हैं, नंबर B2 की। तो नंबर B1 में आपने नोट कर लिया, यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो तो लेंस की प्रकृति अपरिवर्तित रहती है, अर्थात उत्तल लेंस की भांति वे अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। यही कारण है कि वायु में पानी की बूंद उत्तल लेंस की भांति क्या करती है, व्यवहार करती है। ये चीज अपन ने यहां समझ ली है। अब नंबर B2 पॉइंट पे आते हैं। अब देखिएगा भाई नंबर B2, यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए, यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक, यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से, जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक हो तो, यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक हो तो देखिए ऐसी स्थिति में हो तो लेंस की प्रकृति विपरीत
हो जाती है। तो लेंस की प्रकृति विपरीत हो जाती है, अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति वे अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति, वे अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। यही कारण है कि पानी में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। देखिएगा, यही कारण है कि पानी में, जैसे मान लीजिए पानी है, यहां एक एयर बबल बना दीजिए आप, ये आपने एक बुलबुला बनाया हुआ है, देखो अब आप देखेंगे कि यहां ये तो क्या है, आपके पास पानी है और ये है आपके पास एयर बबल, वायु का बुलबुला है। अब देखो, बाहर का माध्यम सघन है और ये माध्यम क्या है, विरल है। और सघन माध्यम से जब प्रकाश की कोई किरण आती है तो वो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। यानी कि अगर ये कोई प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो ये अभिलंब से दूर हटेगी, यानी कि इस प्रकार से ये दूर जाएंगी। तो और आपको पता है दूर हटने का कार्य कौन करता है, डाइवर्जेंट लेंस, यानी कि अपसारी लेंस करता है। अर्थात ये कैसा लेंस हो गया, अवतल लेंस की भांति क्या होता है, इसका व्यवहार होता है। तो देखिए बी पॉइंट अपन देखिए, यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक हो तो लेंस की प्रकृति विपरीत हो जाती है। अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति, वे अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। यही कारण है कि पानी में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ये चीज अभी क्लियर हो गई। अब नंबर सी, ये कह सकते हैं नंबर बी थ्री कॉन्सेप्ट ये आएगा, अगर लेंस को ऐसे द्रव में अपन डुबो दें जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के क्या हो, इक्वल हो। अगर दोनों का अपवर्तनांक बराबर हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि लेंस उस द्रव के अंदर अदृश्य हो जाएगा। यही कह सकते हैं समतल कांच की पट्टिका की भांति वो क्या करेगा, व्यवहार करेगा। तो एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर बी थ्री पॉइंट की अपन और बातें करते हैं। नंबर बी थ्री देखिएगा, यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबोया जाए, जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के
लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के तुल्य हो तो, यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के तुल्य हो तो ध्यान रहे, अगर लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के तुल्य, अगर द्रव का अपवर्तनांक है, दोनों अपवर्तनांक अगर बराबर है, तो ऐसी स्थिति में लेंस उसमें क्या होता है, अदृश्य हो जाता है। ऐसा एक एनसीईआरटी बुक के अंदर, अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 12 की, उस एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल क्या दिया है कि कोई जादूगर किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबो देता है जिसमें वो लेंस जो है अदृश्य हो जाता है, मतलब दिखाई नहीं देता। तो यहां यह पूछा गया है कि उस द्रव का अपवर्तनांक कितना है, अगर लेंस का अपवर्तनांक इतना है, तो इजीली क्वेश्चन हो गया कि उसमें अगर अदृश्य हो गया, यानी कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और उस द्रव के पदार्थ का अपवर्तनांक दोनों क्या है, इक्वल है। यानी अगर लेंस का अपवर्तनांक 1.47 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो द्रव का अपवर्तनांक भी क्या होगा, 1.47 हो जाएगा। तो देखो यही इस क्वेश्चन को अपने सोल्व कर लिया है। यदि लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के तुल्य हो तो लेंस उस द्रव में अदृश्य हो जाएगा। उस द्रव के अंदर लेंस कैसा हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, एवं समतल कांच की पट्टिका की भांति व्यवहार करेगा। तो यहां अपन ने लेंस की जो फोकस दूरी थी उसकी निर्भरताओं की अपन ने चर्चा कर ली है, जिसमें पहली निर्भरता अपन ने जो देखी है वो देखी है अपन ने अपवर्तनांक पर, यानी नंबर 1 अपन ने देखी है अपवर्तनांक पर। उसको भी दो भागों में अपन ने बांट के किया है। नंबर ए अपन ने लिया है तरंग दैर्ध्य पर, नंबर बी अपन ने लिया है उसे अगर किसी द्रव में अपन डुबो दे तो क्या होगा। तो देखो पहली निर्भरता अपन ने देख ली है। अब नंबर दूसरी जो निर्भरता है वो है वक्रता त्रिज्याओं पर किस तरह से निर्भरता है वो अपन देखेंगे। एक बार इसे आप नोट कीजिएगा। तो देखो लेंस की फोकस दूरी की अपन निर्भरताओं की बातें कर रहे थे, उसमें फोकस दूरी की जो निर्भरताएं थी उसमें पहली निर्भरता अपन ने देखी थी अपवर्तनांक पर, वो अपन ने क्लियर कर ली है, यानी उसको दो भागों में पढ़ लिया है। नंबर ए आपने उसको पढ़ लिया है, उस निर्भरता को। नंबर ए अपन ने पढ़ा है तरंग दैर्ध्य पर, और नंबर बी अपन ने पढ़ा है लेंस को डुबोने पर। अब अपन नंबर दूसरी जो निर्भरता पढ़ रहे हैं, नंबर 2, वो है वक्रता त्रिज्याओं पर, यानी फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्याओं पर कैसे निर्भरता है। देखो वक्रता त्रिज्याओं पर, इस पर न्यूमेरिकल नीट में कई बार आ चुका है। अब देखो वक्र त्रिज्याओं पर निर्भरता है। अब आप इसके अंदर ए बी सी करके अपने इन पॉइंटों को डिस्कस करते हैं। तो नंबर ए है अपने पास उभयोत्तल लेंस के लिए, यानी कह सकते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अगर उभयोत्तल लेंस हो, उभयोत्तल लेंस, या इसे आप कह सकते हैं बाई कॉन्वेक्स या द्विउत्तल भी कह दें आप इसे, उभयोत्तल लेंस या द्विउत्तल या डबल कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखिएगा क्या फॉर्मूला बनता है। यहां अपन अब इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखो अगर द्विउत्तल लेंस को मैं यहां लेता हूं, देखो इस तरह से, ये आपके पास कोई द्विउत्तल लेंस है। देखिए ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस ले दी है। अब देखिए इसमें अगर ये द्विउत्तल है, दोनों अगर वक्र बराबर लें तब तो इसका प्रकाशिक केंद्र कहां लेना है, आपको मध्य में लेना है। जिस पृष्ठ से प्रकाश प्रवेशित होता है उसे अपन कहते हैं प्रथम पृष्ठ, और जिससे निर्गत होता है वो पृष्ठ हो गया द्वितीय पृष्ठ। तो ये तो हो गया इसका प्रथम पृष्ठ और ये हो गया इसका द्वितीय पृष्ठ। अब देखिएगा अगर प्रथम पृष्ठ है ये,
अगर इसको में इसका ध्रुव है तो वो ये हो गया है P1 और इस वाले पृष्ठ का ध्रुव हो गया है ये P2 हो गया है। यहाँ अपने पास P1 P2 आ गए। अगर इसको मैं इस तरह से बढ़ाता हूँ, देखो अगर मैं इसे गोले के रूप में देखता हूँ तो आप देखिएगा, अगर गोले के रूप में देखते हैं तो ये इसका वक्रता केंद्र हो गया C1। और यहाँ इस अगर दूसरे पृष्ठ की अगर आप बात करते हैं तो देखिए इसको अगर मैं गोले के रूप में देखता हूं तो ये इसका वक्रता केंद्र हो गया है मेरे पास C2। अब देखिए भी, अगर मैं P1 से P2 तक की डिस्टेंस की अगर अपन बात करें तो ये वक्रता त्रिज्या हो गई है R1। और यहाँ इधर P2 से अगर C2 तक की डिस्टेंस की बात करें तो ये वक्रता त्रिज्या हो गई है R2। ये आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसमें आप गौर करने वाली बात क्या है वो देखिएगा। गौर करने वाली बात ये है कि ये वाली जो वक्र त्रिज्या होगी R2, ये तो किस में होगी, नेगेटिव साइन के रूप में होगी, और R1 होगी पॉजिटिव साइन के रूप में होगी। बस ये आपको इतना सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है जिस पर कि आप क्वेश्चंस आसानी से सोल्व कर सकें। ठीक है, ये अपन इजीली जिसके क्वेश्चनों को अपन अटेंड कर सकेंगे, क्योंकि मैक्सिमम न्यूमेरिकल इसी पर बेस है जो नीट में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब देखो इसके लिए अगर अपन देखें तो देखो क्या फॉर्मूला बनता है फोकस दूरी का, लेंस मेकर सूत्र 1 में f = म्यू माइनस 1 में R1 माइनस 1 में R2 से। इस फॉर्मूले से देखें तो देखिएगा इक्वेशन क्या आएगी, 1 में f, म्यू माइनस 1 रहने दीजिए, R1 कैसा है, R1 इसके अंदर पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव ले लीजिए। फिर R2 कैसी है, नेगेटिव है, ये लो नेगेटिव की फॉर्म में अपने चिन्ह सहित ले लिया उसके। तो 1 में f = म्यू माइनस 1, ये हो जाएगा 1 में R1 प्लस 1 में R2। यहां तक की इक्वेशन आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसमें स्पेशल केस ये कह दें कि अगर दोनों ही पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान हो तो क्या हो। देखो यानी कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये ले दें कि यदि R1 = R2 = R हो, अगर दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान हो तो ये प्रकाशीय केंद्र बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। और ध्यान रहे अपन पतले लेंस के लिए ले रहे हैं, और पतले लेंस के लिए P1 और P2 किस पे आ जाएंगे, ऊपर ही आ जाएंगे। यानी कि इसके जो ध्रुव के रूप में अगर बात करें तो P1 और P2 कहां आ जाएंगे, ऊपर ही आ जाएंगे, प्रकाशित केंद्र पर ही आ जाएंगे। तो देखें यदि R1 = R2 = R हो तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 में f = म्यू माइनस 1, ये भी R प्लस और ये भी क्या हो गया, R हो गया। एक बार आप इसे इतना नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे के कॉन्सेप्ट को अपन इस साइड में देखते हैं। तो देखिएगा यहां तक की इक्वेशन आपके पास आई है। अब इसे आप सॉल्व कीजिएगा। 1 में f = म्यू माइनस 1, यहाँ r को आपने एलसीएम ले लिया है तो ये हो जाएगा 1 + 1 = 2। ये 1 में f = आया है, इसका मीन्स f = क्या हो गया है, r में 2 म्यू माइनस 1। ये द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला आ गया है डायरेक्ट, वो भी कब, जब उसकी वक्रता त्रिज्याएं समान दी गई हो। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और अपन ले सकते हैं। यहां तो अपने पास आ गया r में 2 म्यू माइनस 1। यदि अगर लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी वो कांच का बना हुआ हो और उसका अपवर्तनांक 1.5 हो, तब देखो आंसर क्या होगा। यदि म्यू = 1.5 हो यानी लेंस किसका बना हो, कांच का बना हो, जिसका अपवर्तनांक कितना है, 1.5 हो, तो देखिएगा f = r में 2, 1.5 माइनस 1, यानी कि f = r में ये 0.5 इंटू 2 इंटू 0.5, यानी कि f = आ गया है r। अर्थात ऐसी स्थिति में फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के क्या होगी, इक्वल होगी। और ध्यान रहे ये फोकस दूरी किस में आ रही है, प्लस में आ रही है। इसका मतलब ये कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है।
तो यहाँ अपन ने ए पॉइंट के अंदर यानी वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरताओं में ए पॉइंट में अपन ने उभयोत्तल लेंस के लिए अपन ने देख लिया है। नंबर बी में अपन देखेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कौन सा है नंबर बी के अंदर? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए, यानी कि ऐसा लेंस। तो इस लेंस की इधर की वक्रता है ये तो कैसी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। भाई ये तो कितनी हो जाएगी? R1 तो इंफिनिटी हो जाएगी, और जो R2 होगी वो किस में होगी? नेगेटिव में R हो जाएगी। अब इसके लिए भी आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो ध्यान रहे इसके लिए जो फॉर्मूला निकलेगा वो आएगा F = 2R, जिसको अपन और डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले से एज इट ऐसे कैसे एक बार नोट कीजिएगा। यानी कि आप यहाँ तक उभयोत्तल लेंस बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए यानी यहाँ तक की इक्वेशन को नोट कीजिएगा, फिर इसको अपन नेक्स्ट आगे फिर अपन और डिस्कस करेंगे नंबर बी पॉइंट में प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के लिए।